हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। क्या है कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। अभी तो यहाँ पे अध्याय 1 की बात चल रही है जो कि हमने कल पढ़ा था, जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। कल की जो हमने टेबल्स वगैरह देखी थी उनके बारे में बताया जा रहा है। आगे है, इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। ये तो सारी चीज़ें कल की थी। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन होता है, क्योंकि जो अन्न से बना होता है वो हमारे आहार में कम होता है, सब्जियां ज़्यादा होती हैं। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार को कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ये सब पिछले चैप्टर का है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? इसमें कुछ खास नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। आगे देखते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब ये यहाँ से शुरू करेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। यानी जो हमारा भोजन होता है वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे कि अगर हम सब्जी बनाते हैं तो कोई सब्जी होती है जिसमें हम वो सब्जी डालते हैं, साथ में आलू डालते हैं, मसाले डालते हैं, यानी कई चीज़ों को मिला के हमारा भोजन तैयार होता है। आगे का नेक्स्ट पेज में है, तो इसमें पहले ये सारणी देख लें, सारणी क्या कह रही है। जैसे पंजाब में अन्न का मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये व्यंजन लिखे हैं। आंध्र प्रदेश का जैसे चावल, अरहर की दाल तथा रसम या चारू, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ये सब व्यंजन हैं। आगे देखेंगे, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। यानी जो भोजन में जो चीज़ें हम प्रयुक्त होती हैं वो या तो हमें पादपों से मिलती हैं या फिर हमें जंतुओं से मिलती हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। लेसन 2 है हमारा भोजन के घटक। तो अब घटकों के बारे में बात अब करी जा रही है। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो भोजन में जो घटक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। पोषक क्या है? तो भोजन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पोषक क्या है? तो जो भोजन की जो कच्ची सामग्री में जो घटक उपस्थित होते हैं उन्हें ही हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य पोषक होते हैं हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यानी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? यानी कि क्या जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हर खाद्य पदार्थ में सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अन्य परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को 2.2 सारणी में लिखें। अब देखो क्या कह रहा है।
इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अब देखिए, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब यहाँ से है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आगे देखो, कुछ टेबल में दिया है वो भी देख लेते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अविष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ये विलयन बनाने की विधि दी है। आगे क्रियाकलाप 2 क्या है? मंड के लिए परीक्षण। अब बताएंगे कि हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। यानी जिसका हमें परीक्षण करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। यानी पहले हम खाद्य सामग्री लेंगे, फिर उसमें 2 या 3 बूंदें आयोडीन के डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। यानी अगर हमारे भोजन में अगर हम 2-1 बूंदें थोड़े से भोजन को लेके आयोडीन की डाल दें और अगर उसका रंग नीला या काला हो जाए तो इससे यह प्रूव हो जाता है कि भोजन में मंड की उपस्थिति है। आगे देखेंगे। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। यानी खाद्य पदार्थों का परीक्षण जिसमें मंड की हमें मंड है इसमें या नहीं है ये ज्ञात करना हो तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? आयोडीन की 2-3 बूंदें मिलाएंगे। अब सेकंड नंबर आता है हमारा प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखेंगे कि भोजन में प्रोटीन है कि नहीं है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। यानी प्रोटीन अगर पदार्थ ठोस है तो उसका क्या बना लो? पेस्ट बना लो या फिर चूर्ण बना लो। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंदें जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। यानी एक परखनली में पहले तो खाद्य पदार्थ डाल दें, फिर उसमें पानी की बूंदें डाल दें और उसको अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? आपने देखा बैंगनी रंग का हो गया। यानी इसमें प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या डालना है हमें? परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा डालना है। कास्टिक सोडा का विलयन और कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि हमें पिछली जो टेबल टाइप दी थी उसमें हमें ये दोनों विलयन बनाने की विधि दी थी। इन्हीं को हम डालेंगे भोजन में तो क्या होगा? भोजन का रंग बैंगनी हो जाएगा। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड के लिए नीला या काला हो रहा था भोजन, लेकिन प्रोटीन की उपस्थिति में भोजन कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग का हो जाएगा। आगे अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। आगे नंबर 3 है हमारा वसा के लिए परीक्षण। 2 हो गए। एक तो पहला हमारा हो गया मंड के लिए, फिर हो गया हमारा प्रोटीन के लिए। अब हम देखेंगे वसा के लिए। तो वसा खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, यानी वसा कागज
टेस्ट करना है तो क्या करना है, खाद्य पदार्थ को लीजिए, फिर उसको किसी कागज़ में ही ले लीजिए और उसको खूब कूटिए। आगे देखिए, कूटिए कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये तो बहुत ईजी है। जैसे कि हम लोग कभी समोसे खरीद के लाते हैं, समोसे तो सबने खरीदे होंगे, और जब समोसे खरीद के लाते हैं तो उसका लिफाफा बच जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा लिफाफे में ऑयल हो जाता है, और ऑयल की वजह से वो पारदर्शी टाइप का हो जाता है, यानी बाहर का भी धुंधला धुंधला दिखता है। तो उसमें यह जो लिफाफा होता है तो उससे हमें यह पता चलता है कि समोसे के अंदर वसा है, यानी कि तेल है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो वह सूख जाए। यानी कभी कभी क्या होता है, समोसे में तो हमें पता चलता है इसमें वसा है, लेकिन जिन चीज़ों में नहीं पता चलती है उनमें पानी होता है। तो खाद्य पदार्थ को पहले कागज़ पे रगड़िए, फिर उसे सूखने के लिए रख दीजिए। तो अगर जो भी उसमें पानी होगा वो सूख जाएगा, तो फिर जो वसा होगा वो कागज़ पे रह जाएगा, और इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारे खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है। आगे देखेंगे, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित हो? हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। हमने 3 परीक्षण कर लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन में होता है उस भोजन को हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब ये देखो कुछ चित्र दिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें मिलता है। अब जैसे शकरकंदी है, गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है और आम है, तरबूज है, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये वसा के हैं स्रोत। ये वसा हमें देखो मूंगफली तेल से मिलती है। मूंगफली का तेल हुआ, बादाम का तेल हुआ, नारियल का तेल हुआ, सोयाबीन का तेल हुआ, कोई भी तेल हुआ उससे हमें वसा प्राप्त होती है। और ये जो हैं वो जंतु स्रोत हैं। ऊपर वाले तो पादप स्रोत थे, ये जंतु स्रोत हैं। इनमें देखो मांस से हमें वसा, और मांस, अंडे, दूध, मक्खन, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें वसा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमारे कुछ प्रोटीन के स्रोत दिए हैं। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सब, मटर, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। कहने का मतलब दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। और भी चीज़ें हैं जो जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, मांस, मछली, पनीर, अंडा, इनसे भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यानी प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? वृद्धि तथा स्वस्थ शरीर के लिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। ये पॉइंट नोट करने लायक है। पिछला था ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त। और जो शरीरवर्धक भोजन होता है वो होता है प्रोटीन युक्त भोजन। तो ये पॉइंट नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि शरीरवर्धक भोजन कौन सा होता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी विटामिन का क्या काम है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, यानी विटामिन ए का क्या काम है, हमारी त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, यानी विटामिन ए हमारी आँखों तथा त्वचा के लिए, विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए तथा विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 तक दिखाए गए हैं। तो आइए चित्र देख लेते हैं हम। ये हैं, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं, पपीता हुआ, आम हुआ, गाजर हुआ। विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, यकृत, गेहूँ, चावल। विटामिन सी ना अधिकतर खट्टे फलों में मिलता है। जिन चीज़ों में खटास हो उनमें विटामिन सी होता है, जैसे संतरा हुआ, टमाटर हुआ, अमरूद हुआ। मिर्च में भी विटामिन सी होता है, आंवला हुआ, नींबू हुआ। और विटामिन डी होता है जंतु उत्पादों में, दूध हुआ, मक्खन हुआ, अंडे हुए और मछली हुए। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, यानी जब हम धूप में बैठते हैं, सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। यानी जब हम सूर्य के प्रकाश में नहीं बैठते हैं तो फिर विटामिन की कमी हो जाती है। कौन से विटामिन की? विटामिन डी की। आगे देखेंगे। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमने कहा क्या क्या देख लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, प्रोटीन देख लिया, वसा देख लिया, विटामिन देख लिए। अब बात आती है खनिज लवणों की। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। खनिज लवण का क्या काम है? शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कुछ चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। विभिन्न खनिज लवणों को अभी देखेंगे हम। चलिए देख लेते हैं पहले। 2.10 हमारा चित्र देखेंगे हम। ये खनिज लवणों के स्रोत दिए हैं, ये देख लीजिए। आयोडीन के स्रोत पालक है, अदरक है, और यहाँ पे फास्फोरस के स्रोत हैं। फास्फोरस में ये केला, दूध, गेहूँ, धान। लोहे के स्रोत हैं, लोहे पालक हुआ, और ये सेब हुआ, दूध, अंडा। इनसे हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। ये थे स्रोत। अब देखेंगे हम। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने साड़ी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। यानी क्या होता है? अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे हमने देखा पालक के अंदर क्या होता है, अभी इस चित्र में देखा हमने। पालक से यहाँ हमें आयरन की भी प्राप्ति हो रही थी, और पालक से हमें आयोडीन की भी प्राप्ति हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें एक से अधिक पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि दूसरे पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे क्या है? इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, यानी इतने पोषक तत्व हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब क्या है? इनके अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जो रेशे होते हैं उन्हें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां हैं। यानी जो रेशे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? दालों से, आलू से, ताजे फलों से तथा सब्जियों से। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव हैं। यानी जो रेशे होते हैं वो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक तत्व अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता
करता है। रुक्षांश के क्या काम है, रेशों का क्या काम है, हमारे शरीर में जो बिना पचा भोजन है उसको बाहर निकालता है। अब बात आती है जल की। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी जल का क्या काम है, पोषकों को अवशोषित करना। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3 देखेंगे। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें कि पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम जल डालते हैं। यानी क्या होता है, कई खाद्य पदार्थों में तो जल होता ही है पहले से, और कई खाद्य पदार्थों को हम पकाते समय जल डालते हैं। अब बात आती है संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है? सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार क्या है? पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसको हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। यानी सभी पोषक तत्व जो हैं उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। अगर अधिक होगा तब भी नुकसान पहुंचाएगा शरीर को, और अगर कम होगा तब भी शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी एक लाइन की डेफिनेशन अगर निकाली जाए तो ये होगा कि वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की उचित मात्रा उपलब्ध होती है उसे हम संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। आगे देखें। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। जरूरी नहीं है कि संतुलित आहार के लिए बहुत ही खर्चा करना पड़े। यानी नॉर्मल चीज़ें जो आसानी से मिल जाती हैं उनसे भी संतुलित आहार की पूर्ति हो सकती है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। यानी क्या होता है, संतुलित भोजन यानी उचित भोजन क्या है? उचित तरीके से अगर पका होगा तभी वो शरीर को फायदा देगा। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। अगर जल को पकाने में ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया जाए और फिर उसको निकाल दिया जाए तो क्या होता है कि भोजन से कई लाभदायक चीज़ें निकल जाती हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? पकाने से क्या होता है, कुछ विटामिन और खनिज लवण निकल जाते हैं।
तो क्या करना चाहिए, हमें अपने भोजन में कच्ची सब्जियां और फलों को लेना चाहिए। मूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसा कि पहले ही इसमें दे दिया गया है कि कोई भी पोषक तत्व ना तो अधिक मात्रा में होना चाहिए और ना ही कम मात्रा में। अगर हम लगातार वसा युक्त भोजन खाते जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। आगे है अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार किसी पोषक तत्व को मिस कर रहा है, यानी उसके भोजन में कोई पोषक नहीं आ रहा है, तो उसके अभाव के कारण वह किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी जो रोग लंबी अवधि तक हमें कोई पोषक तत्व प्राप्त ना हो और उससे हमें कोई रोग हो जाए तो उसको हम अभावजन्य रोग कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यानी अगर व्यक्ति के भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी हो रही है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी उसकी वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश जैसी समस्या का सामना उसे करना पड़ सकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। यानी वृद्धि में सहायक होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन खाएगा तो उसको क्या होगा, उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यानी जितने भी पोषक तत्व हैं वो एक उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए। आगे देखेंगे, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ साइड 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हम अच्छे से संतुलित आहार लेते रहेंगे तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। यानी इस मेन रूप से इस चैप्टर में पोषक तत्वों की बात करी गई है, यानी कि संतुलित आहार की बात करी गई है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन खाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन सब में पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित रहती है। एक एक पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के भोजन में हो सकता है। तो अगर कहीं पे चावल खाया जा रहा है, कहीं पे गेहूँ खाया जा रहा है, ऐसे ही लेकिन पोषक तत्व तो दोनों में है ना। तो इस प्रकार एक थोड़ा सा और रह गया है ये चैप्टर। अब जो टेबल दिया 2.3 जिसके पीछे बात की जा रही थी, तो उसमें क्या है कि हमें विटामिन दिए हैं और विटामिनों से होने वाले रोग दिए हैं। अब जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए से क्या होता है, छीड़ता दृष्टिहीनता, यानी आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। इसमें क्या लक्षण क्या होते हैं इसके, कमजोर दृष्टि, यानी कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे आया विटामिन बी। विटामिन बी से हो जाता है बेरी रोग, जिससे क्या बेरी रोग हो जाता है, जिससे दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग की क्या पहचान है, क्या लक्षण है, मसूड़ों से खून आना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी से हो जाता है रिकेटस इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना,
कैल्शियम कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षय का रोग हो जाता है, यानी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय हो जाता है, यानी दांत गिर जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जो गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना तथा बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है, यानी बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। लोहे की कमी से क्या होता है, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, कमजोरी आ जाती है। आगे ये देखो प्रमुख शब्द दिए हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं। संतुलित आहार हमने देख लिया, वेरी वेरी रोग देख लिया, क्या होता है वेरी वेरी, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक और प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब पूरा सारांश दे रखा है चैप्टर का। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है, यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा इसके अतिरिक्त रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। प्रोटीन तथा खनिज लवण जो होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये था क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। तो जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर हम क्लास 7 की एनसीईआरटी लेंगे, साइंस की और भी सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लेके आऊँगी मैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।